हेलो एवरीवन, डिजिटल फॉरेंसिक्स की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि फॉरेंसिक इमेज का जो प्रोसेस होता है, यानी कि जो पूरी इमेजिंग करी जाती है एक ड्राइव की, वो किस तरह से करी जाती है। यानी कि प्रैक्टिकल हम समझने वाले हैं कौन कौन से टूल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल लेके करने वाले हैं। इसके अलावा हम समझें किस तरीके से एक रॉ इमेज बना के और कैसे उसको हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अटैच करा जाता है और उसकी इंटीग्रिटी को चेक करा जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आपको समझना है कि इमेजिंग प्रोसेस क्या होता है। इसके अलावा मैंने पिछली वीडियो में बात करा था किस तरीके से आप रियल टाइम पे डिजिटल फॉरेंसिक्स करते हैं, और वो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मेरी डिजिटल फॉरेंसिक्स की प्लेलिस्ट जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो फिलहाल बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी, मेरा नाम है राहुल कुमार। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। इन द प्रीवियस वीडियोस मैं आपको समझा चुका हूँ कि डिजिटल फॉरेंसिक्स के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, इमेजिंग क्या होती है, किस तरीके से केस सॉल्व किया जाता है, और ये सभी चीज़ें मैंने आपको प्रैक्टिकली में समझाई है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक समझा देना चाहता हूँ कि इमेज प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, किसी भी साइट पे जब डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वहाँ पे अगर कोई भी आपके पास ड्राइव है, चाहे वो हार्ड ड्राइव है, एसएसडी है, पेन ड्राइव है, तो अगर आपको उस पर्टिकुलर पेन ड्राइव के ऊपर है, हार्ड ड्राइव के ऊपर डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो आप डायरेक्टली उसी ड्राइव के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आपको चाहिए होती है उसकी क्लोन कॉपी, यानी कि उसके अंदर जितना भी डेटा है आपको एग्जैक्ट उसका एक इमेज बनाना पड़ता है, क्योंकि आप जितने इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसकी क्लोन कॉपी यानी कि जो उसकी इमेज होती है आप उसके ऊपर ही करते हैं। आप डायरेक्टली ओरिजिनल डिवाइस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। रीज़न बीइंग, अगर आप उसी डिवाइस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे जो कि ओरिजिनल है, जो कि जेन्युइन आपको वहाँ पे जो एविडेंस आपको मिला है, तो वो कोड में एडमिसिबल नहीं होगा, इसीलिए उसकी इमेजिंग करी जाती है। तो अभी हम समझने वाले हैं किस तरीके से इमेजिंग करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जब भी हम इमेजिंग करते हैं तो यहाँ पे हम राइट ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं। राइट ब्लॉकर्स का मतलब होता है कि ऐसे डिवाइसेस आते हैं जो कि आपके जो ओरिजिनल एविडेंस होते हैं उसके अंदर कुछ भी डेटा को राइट करने से आपको रोकते हैं। वहाँ पे राइट ब्लॉकर्स का आप इस्तेमाल करते हैं, तो डेटा में आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए राइट ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करा जाता है डेटा में किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन से बचने के लिए। इसके अलावा एक और इसका बेसिक है ऑडिट ट्रायल। तो यहाँ पे ऑडिट ट्रायल का मतलब ये होता है कि जब कभी भी आप किसी भी सिस्टम पे इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपने इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करने से पहले कुछ यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ कमांड आपको रन करनी होती हैं, ताकि जो जो कमांड आप वहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, वो सारी कमांड्स आपके एक लॉग्स में सेव हो जाएं। इन केस जब आपको कोर्ट में ये सभी एविडेंस को आपको सबमिट करना है, या फिर जब कभी भी इसका पूरा ट्रायल होता है, तो वहाँ पे आप इसको बता सको कि आपने कौन कौन से स्टेप्स आपने फॉलो किए थे, कौन कौन से कमांड्स आपने एग्जीक्यूट करा था। तो वहाँ पे जो जुडिशरी होती है, वहाँ पे भी सारे जो आपके लॉग्स होते हैं सबमिट करते हैं, आप बताते हैं कि सारे कमांड्स हमने एग्जीक्यूट करे थे। तो ये सारे कमांड्स को देखने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए और सारे कमांड्स का पूरा लॉग्स बनाने के लिए हम ऑडिट ट्रायल करते हैं। तो बेसिकली ऑडिट ट्रायल एक रिकॉर्ड होता है जो कि आपके सारे एक्शंस और इवेंट्स का पूरा लॉग्स रखता है आपका। तो यहाँ पे जो ऑडिट ट्रायल के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे सेट हाइफन ओ हिस्ट्री। इसका मतलब क्या है, आपकी जो हिस्ट्री कमांड होती है पूरी एनेबल कर देगा। हिस्ट्री कमांड का मतलब ये होता है कि जितनी भी चीज़ें आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी कमांड आप एग्जीक्यूट कर रहे हो उसकी पूरी हिस्ट्री रहेगी, आपने कौन कौन सी कमांड्स आपने वहाँ पे एग्जीक्यूट करी थी। इसके अलावा वो कमांड आपने कब एग्जीक्यूट करी थी, कितने टाइम पे एग्जीक्यूट करी थी, कौन से डेट में एग्जीक्यूट करी, इस तरह के बहुत सारे लॉग्स पूरे प्रॉपरली स्टोर होते हैं। तो ये कुछ कमांड्स हैं जो आप मैनुअली यहाँ पे रन कर सकते हो इन सारे ऑडिट ट्रायल को रन करने के लिए। अदरवाइज आपके पास कुछ ऐसे टूल्स भी आते हैं जैसे कि स्क्रिप्ट एंड TTY-REC, एक ऐसे टूल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो आपके लॉग्स को मेंटेन करने के लिए, जो जो कमांड्स आप एग्जीक्यूट कर रहे हो उनको मेंटेन रखने के लिए। तो ये होता है ऑडिट ट्रायल। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि फाइल सिस्टम को कैसे एक्सेस करा जाता है। अब क्योंकि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी ड्राइव्स हो सकती हैं, चाहे वो आपकी हार्ड ड्राइव्स हो, आपके एक्सटर्नल ड्राइव्स हो, या आपकी वर्चुअल ड्राइव्स हो, तो यहाँ पे आपके फाइल सिस्टम को सबसे पहले हम ये समझेंगे एक्सेस कैसे करते हैं। फाइल सिस्टम को देखने के लिए कौन कौन से आपके ड्राइव से आपके सिस्टम में अटैच हैं, कौन कौन सी फाइल्स यहाँ पे अटैच हैं, तो उनको देखने के लिए बहुत ही सिंपल लिनक्स में कमांड है जो है DF। DF जब कमांड आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सिस्टम में जितनी भी अवेलेबल डिवाइसेस होंगे उन सभी की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको FTK इमेजर के बारे में बताया था जो कि GUI टूल है, आज की इस वीडियो में हम कमांड लाइन के थ्रू समझेंगे किस तरीके से आप लिनक्स में कमांड लाइन के थ्रू इमेजिंग प्रोसेस को कर सकते हैं।
तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे df कमांड जब चलाई तो जितने भी अवेलेबल यहाँ पे डिवाइस थे वो सारे डिवाइस मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे जितने भी आपके डिवाइस होते हैं स्लैश DEV के अंदर मेनली आपको देखने को मिलते हैं। जितने भी आपके स्टोरेज डिवाइस होते हैं या फिर आप जो आपके वर्चुअल डिवाइस होते हैं वो जनरली स्लैश DEV यानी कि डेव डायरेक्टरी के अंदर ही देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपकी इसके अलावा और कई तरह के यहाँ पे डिवाइसेस हैं, कुछ यहाँ पे वर्चुअल हैं, कुछ टेम्पररी हैं। तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, उसकी कितने अवेलेबल स्पेस है, कितनी यूज स्पेस है, तो सारी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो DF कमांड से आप ये देखते हैं कि कितने जो अटैच डिवाइस है उनकी लिस्ट। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई हमारे ऐसे वर्चुअल डिवाइसेस होते हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलती है। तो ऐसे डिवाइसेस जो कि वर्चुअल डिवाइस हैं और आपको उनकी इमेजिंग प्रोसेस करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कमांड इस्तेमाल में लाते हैं LSBLK। यानी कि जो ब्लॉक डिवाइसेस होते हैं जो आपको शो नहीं हो रहे हैं, जो वर्चुअल डिवाइस होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हम इस्तेमाल लेते हैं LSBLK कमांड का। तो LSBLK कमांड हमारे जो ब्लॉक डिवाइसेस होती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देखने में हम यूज़ करते हैं -A लिस्ट ऑल करने के लिए। देन आप यहाँ पे डिफरेंस देखोगे, जब मैंने DF कमांड चलाई तो मुझे यहाँ पे फाइल सिस्टम में ये नज़र आ रहा था। जब मैंने LSBLK चलाई तब मुझे यहाँ पे वो सारे वर्चुअल डिवाइस नज़र आ रहे हैं जो ऊपर मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, जैसे कि लूप 6, लूप 7 एंड XVDA। तो जो XVDA यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो जिसका साइज जो है 40 GB है, अब ये हमारा मेन ड्राइव है जिसके ऊपर ये पूरा जो फाइल सिस्टम है बना हुआ है, स्टोर हो रखा है। तो यहाँ पे मैंने अभी दूसरी मशीन ऑन कर रही है जो कि प्रैक्टिकल मशीन है। अभी हम इसके टास्क सॉल्व करेंगे और मैं आपको इन्हीं की मशीन में सॉल्व करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हम DF कमांड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, LSBLK कमांड का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हम अब देखते हैं किस तरीके से फॉरेंसिक की इमेज को बना सकते हैं। तो ये वाली जो मशीन है, मैं अभी इसको शट डाउन करूँगा और क्योंकि हमें इस वाले टास्क को सॉल्व करना है तो मैं ये वाली जो मशीन है मैं इसको यहाँ पे ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट मशीन पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा इस वाले टास्क की मशीन यहाँ पे ऑन हो रही है। तो जब कभी भी हमारी फॉरेंसिक इमेज हम रेडी करते हैं तो जनरली हम रॉ इमेज का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि जितने भी हमारे फॉरेंसिक के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके अंदर हम इमेज डाल के हम वहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं, वहाँ पे रॉ इमेज को एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि किसी भी तरह की रॉ इमेज होगी वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एक यूनिवर्सल फॉर्मेट भी होता है रॉ इमेज का। आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हो, किसी भी आपके जो भी आपके फॉरेंसिक के सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसमें आप इमेज को एनालाइज करते हो तो वहाँ पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो जनरली हम यहाँ पर रॉ इमेज का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह की इमेजेस होती हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में समझने वाले हैं रॉ इमेज को कैसे बनाया जाता है। रॉ इमेज में एक बात और भी है, तो रॉ इमेज जब भी आप क्रिएट करते हैं तो जितना भी उस ड्राइव के अंदर डेटा होता है बिट बाय बिट पूरा डेटा यहाँ पे कॉपी होता है। इट मीन्स कुछ भी चीज़ वहाँ पे छूटती नहीं है, चाहे कोई अनएलोकेटेड स्पेस हो, कोई वहाँ पे अगर डिलीटेड फाइल हो या फिर वहाँ पे जो फाइल प्रेजेंट है उस सभी तरह की चीज़ें कॉपी होती हैं। रॉ इमेज का फ़ायदा एक ये भी होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो DC3DD एक बहुत पॉपुलर टूल है, हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं एक ड्राइव की इमेज को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे देखना है मेरे कौन से वर्चुअल डिवाइस से मुझे इमेज बनानी है। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे sudo, उसके बाद यहाँ पे LSBLK स्पेस देंगे एंड -A। तो अब यहाँ पे मुझे वो सारे डिवाइस की इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो कि वर्चुअल डिवाइस है और मुझे यहाँ पे DF करने पे जो शो नहीं हो रही है। जब मैं DF करूँगा तो आप यहाँ पे देखोगे मुझे यहाँ पे लूप 10 जो कि 1.1 GB जो कि बेसिकली एक वर्चुअल ड्राइव है जिसके ऊपर मुझे यहाँ पे इमेजिंग करनी है, मुझे यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा है। तो जब मैंने LSBLK करा तो मुझे यहाँ पे शो होने लगा है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे से हमें वर्चुअल डिवाइस पे इमेजिंग करनी है। अगर आपके पास फिजिकल ड्राइव है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास लोकल डिस्क C है, अगर आप विंडोज़ में काम कर रहे हो तो यहाँ पे लोकल डिस्क C अगर आपको नज़र आती है तो आप लोकल डिस्क C को भी इमेज कर सकते थे। तो जस्ट एन एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं लूप 10 जो कि एक वर्चुअल ड्राइव है, हम इसको यहाँ पे इमेज प्रोसेस करने वाले हैं। टारगेट हमारे पास यहाँ पे है जो कि लूप 10 इंटरफेस और जिसका जो स्पेस है वो है 1.1 GB। अब हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर ड्राइव की इमेज बनाने वाले हैं, यानी कि इसके अंदर जितना भी डेटा होगा वो सारा हम एक दूसरी क्लोन ड्राइव में बनाएंगे। उसका प्रोसेस करने का कुछ ये है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, मैं इसको कमांड चलाऊंगा sudo DC3DD जो कि हमारे पास टूल है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देन हम यहाँ पे लगाएंगे IF। अब IF का यहाँ पे मतलब होता है इनपुट फाइल, यानी कि कहाँ से आप किस चीज़ का आप इमेज बनाना चाहते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर लोकल डिस्क C है या D है तो उसका इंटरफेस आपका यहाँ पे नाम देंगे। तो फिलहाल जो हमारा इंटरफेस है वो है लूप 10, तो हम यहाँ पे इंटरफेस यहाँ पे दे देंगे /dev/loop10। हमने यहाँ पे दे दिया।
स्पेस हम देंगे, उसके बाद यहाँ पे जो आपका आउटपुट फाइल होगी, यानी कि इस पर्टिकुलर जो हमारे पास ड्राइव है, जब हम इसकी इमेज बना रहे हैं तो हम कहाँ पे इसकी इमेज जो है सेव करना चाहते हैं, वो हम आउटपुट फाइल देंगे। तो हम यहाँ पे ओ एफ लगाएंगे इक्वल टू, अब आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ टेस्ट डॉट आई एम जी। आई एम जी हमारे इमेज का फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में हम इस इमेज को निकालना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। स्पेस देंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि जितने भी आपके पूरा इमेजिंग प्रोसेस हो रहा है इसका पूरा एक लॉग बने, क्योंकि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा काम में आता है जब आप इसको कोड में, आपको अगर एज एन एविडेंस आप इसको एडमिट एडमिट करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम लॉग इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कुछ भी नाम आप दे सकते हो, मैं यहाँ पे दूंगा टेस्ट डॉट टी एक्स टी। इसके अंदर पूरे लॉग सेव हो जाएंगे और यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। जब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर कितने सेक्टर्स हैं और कितने यहाँ पे कितना स्पेस है, कितनी स्पीड में यहाँ पे पूरा इमेजिंग प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। सेक्टर्स का मतलब होता है, सेक्टर होता है सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी एक ड्राइव का। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी जहाँ पे मैंने आपको बताया था, पूरे हार्ड ड्राइव का आर्किटेक्चर बताया था कि हार्ड ड्राइव के अंदर क्या होते हैं, क्लस्टर क्या होते हैं, सेक्टर क्या होते हैं, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था सेक्टर सबसे छोटा यूनिट होता है और जो पूरा ड्राइव होता है उसके अंदर छोटे 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 पार्ट्स में फाइल्स को डिवाइड कर दिया जाता है और उन फाइल्स को अलग अलग सेक्टर्स में स्टोर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 22,52,800 सेक्टर्स यहाँ पे हैं इस पर्टिकुलर ड्राइव में। तो उसने पूरा बता दिया कि इतने सेक्टर्स इन हैं, इतने सेक्टर आउट हैं। तो यहाँ पे हमारी इमेजिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब क्योंकि हमारी इमेजिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा वो है इंटीग्रिटी चेकिंग, यानी कि हमारी जो ओरिजिनल इमेज है उसका जो हैश क्या है और हमने जो अभी इमेज बनाई है उसका हैश क्या है। इंटीग्रिटी चेकिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब कभी भी आप किसी भी ड्राइव की जब इमेज बना के उस पर टेस्टिंग करते हैं, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो आपको मेक श्योर होना होता है कि आपने उस पर्टिकुलर एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करी है, किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं करा है। इसीलिए इंटीग्रिटी चेकिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही होता है जो आप कोर्ट में एडमिट करते हो, और कोर्ट में अगर इंटीग्रिटी चेकिंग फेल हो जाती है तो कोर्ट में आपको जो एविडेंस है वो आप एडमिट नहीं कर सकते, वो एडमिसिबल नहीं होता है। अब किस तरीके से हम इंटीग्रिटी चेकिंग करते हैं वो आपको बताता हूँ। तो लिनक्स में एक टूल होता है MD5 सम, या फिर जिस पर्टिकुलर चेक इंटीग्रिटी आप चेक कर रहे हैं, जिस भी आप क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप MD5 का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप SHA का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस किसी भी क्रिप्टोग्राफिक एल्गो का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आप यहाँ पे सम लेके आप इंटीग्रिटी चेक कर सकते हैं। इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए आप यहाँ पे कमांड चलाएंगे sudo MD5 सम, स्पेस देंगे। अब जो आपने इमेज अभी बनाई थी, तो हमने इमेज बनाई थी टेस्ट के नाम से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट डॉट आई एम जी, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे टेस्ट डॉट आई एम जी की एक पूरी हैश वैल्यू निकल के आएगी और इसी हैश वैल्यू को जो ओरिजिनल हमारे पास इमेज है उसके हैश वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर इसकी हैश वैल्यू उसकी हैश वैल्यू बराबर आती है, सेम आती है, इट मीन्स आपकी जो इमेज है प्रॉपरली आपकी कॉपी हुई है और किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। लेकिन अगर इसमें किसी तरह के चेंजेस देखने मिलते हैं, इट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई फाइल डिलीट करी गई या फिर मॉडिफाई करी गई है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब यहाँ पे देख सकते हो इसका तो हमारे पास हैश आ गया। अब सेम हम यहाँ पे कमांड को रन करेंगे, लेकिन जो हमारी ओरिजिनल इमेज है उससे हम टेस्ट करेंगे। तो /DAV जो हमारी मेन इमेज थी, लूप हमने यहाँ पे लगाया और जो हमारी मेन इमेज थी उसका नाम था लूप 10, हम यहाँ पे लगाएंगे 10 और एंटर प्रेस करेंगे। अब लूप 10 की जो इमेज होगी वो हमें मेक श्योर करना है वो इसके जैसी ही होनी चाहिए, यानी कि सेम होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देखोगे इसकी जो इमेज है और इसकी जो इमेज है वो एक्जैक्टली सेम है, यानी कि जो हमारी इंटीग्रिटी है वो यहाँ पे बनी हुई है, हमारी किसी भी तरह का चेंजेस यहाँ पे नहीं हुआ है। अब यहाँ पे हम आप लोग हमें क्या करना है, अब हमने पहले इमेज रेडी कर ली, इमेज रेडी करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रिटी है वो भी हमने चेक कर लिया है। लेकिन अब हम इसके कंटेंट को देखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन जब मैं DF करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मुझे इसके अंदर जितनी भी हमारे पास अटैच स्टोरेज डिवाइसेस है वो मुझे यहाँ पे लूप 4 नज़र नहीं आ रहा है। अब सबसे पहले तो मुझे ये करना है कि जो मैंने अभी इमेज बनाया था उस इमेज को मुझे अपने इस सिस्टम के मेन ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको अटैच करना है। अब अटैच करने का मतलब होता है उसको माउंट करना है। अब माउंट करने में हेल्प ये होती है कि हम इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो अभी आपने, अगर मैं यहाँ पे ls करूँगा, ls करने के आप देखोगे test.img। अब जो test.img है ये आपको वहाँ पे नज़र नहीं आ रही जब मैं DF कर रहा हूँ। अब मुझे इस इमेज को एज एन वर्चुअल डिवाइस अपने डिवाइस में अटैच करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो अब उसके लिए मुझे सबसे पहले एक माउंट पॉइंट बनाना पड़ेगा, यानी कि जहाँ पे मैं उसको अटैच करने वाला हूँ। जिस तरीके से माई कंप्यूटर में जो आप एक पेन ड्राइव लगाते हो, रिमूवल डिस्क आपको वहाँ पे शो होता है, यानी कि आप उस सिस्टम में उस पेन ड्राइव को अटैच कर रहे हो, तो उसी तरीके से मैं इस पर्टिकुलर ड्राइव को यहाँ पे अटैच करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा sudo mkdir
यानी कि हमें एक डायरेक्टरी बनाना है तो डायरेक्टरी बनाने का कमांड होता है mkdir -pp का मतलब होता है कि अगर वहाँ पे कोई पेरेंट डायरेक्टरी यानी कि अगर यहाँ पे इससे रिलेटेड वहाँ पे कोई डायरेक्टरी बनी हुई है तो उसको स्किप कर दे, एरर ना दे। तो एरर को यहाँ पे हम बाईपास करने के लिए हम -p का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे हम करेंगे mnt, जो कि /mnt बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है लिनक्स में। /mnt जिस भी जो भी डायरेक्टरी का नाम देना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं टेस्ट के नाम से यहाँ पे डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ। तो अगर मैं आपको आपको शो कर देता हूँ cd/mnt/test, मैं यहाँ पे इस डायरेक्टरी में आ गया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्टरी मेरे यहाँ पे चेंज हो गई है। मैं ls करता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में हूँ। और मैं आपको who am I करके टेस्ट भी करा देता हूँ। तो who am I, मैं अभी एनालिस्ट हूँ। अगर मैं आपको pwd कमांड यहाँ पे चला के दिखाऊंगा तो मैं अभी mnt टेस्ट वाली डायरेक्टरी में हूँ। अब डायरेक्टरी मैंने यहाँ पे बना तो दी है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर इमेज को यहाँ पे माउंट करना है। माउंट करने के लिए कमांड होता है sudo माउंट, आपको यहाँ पे लिखना है -o लूप। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक लूप डिवाइस को, अब यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि जिस भी इमेज को यहाँ पे माउंट करने वाला हूँ, ये जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये उसको एज एन वर्चुअल डिवाइस ले, उसको एक फाइल की तरह ना ले, उसको एक वर्चुअल डिवाइस ले। और जब मैं उसको देखूँ तो मुझे एक रिमूवेबल डिस्क की तरह शो करे कि यहाँ पे मेरे सिस्टम में एक ड्राइव जो है अटैच हो रही है। रिमूवेबल डिस्क में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, मैं कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। अब मैंने यहाँ पे दिया sudo mount -o लूप, एक लूप डिवाइस की तरह उसको ले। उसके बाद जो मेरा डिवाइस है, तो जो मैंने इमेज बनाई थी, मैं उसका नाम यहाँ पे लिखूंगा test1.img। इमेज मैंने यहाँ पे दी थी, स्पेस देंगे। अब यहाँ तो मैंने उस इमेज का नाम लिख दिया। अब ये मुझे इमेज कहाँ पे माउंट करनी है, तो मैं यहाँ पे दूंगा mnt/ और मैंने टेस्ट डायरेक्टरी में दिया था, एंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ गया है, फेल टू सेट अप लूप डिवाइस फॉर test.emg। अब यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया है, मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि मैं उसी डायरेक्टरी में हूँ इसलिए एरर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इस डायरेक्टरी से पीछे वाली डायरेक्टरी में चल जाता हूँ, वापस मैं यहाँ पे चला जाता हूँ स्लैश में। अब यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि जो मैंने फाइल बनाई थी test.img, ये मैंने होम डायरेक्टरी में बनाई थी, और मैं जो कमांड चला रहा था वो मैं mnt टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर चला रहा था, इसीलिए यहाँ पे एरर आ रहा था। अब मैं वापस उसी डायरेक्टरी में गया जहाँ पे मैंने ये जो इमेज है वो बनाई थी। अब जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ls कमांड चलाई और यहाँ पे देख सकते हो test.img, यहीं पे वो फाइल है। अब सेम कमांड जब मैं यहाँ पे रन करूँगा, आप देख सकते हो कि जो ये पर्टिकुलर फाइल है वो वहाँ पे माउंट हो गई होगी। चेक करने के लिए मैं उस डायरेक्टरी में जाता हूँ, /mnt टेस्ट, एंटर प्रेस करूँगा। ls जब मैं करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो उस ड्राइव के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज थी वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो कि सेम मैंने यहाँ पे भी ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से हम एक इमेज को बना के उसकी इंटीग्रिटी को चेक करके उसको अपने सिस्टम में माउंट कर सकते हैं। अब आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी दी गई है, तो यहाँ पे आप लोगों को खुद से अगर प्रैक्टिस करना है सेम सिनेरियो को, तो रूम का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन दे रखे हैं कि आपको पहले एक इमेज बनाना है, देन उसको माउंट करना है। आपने देखा बहुत ज़्यादा इजी है, एंड कितनी इजीली हमने पूरे इमेज को हमने माउंट किया। एंड माउंट करने के बाद हम यहाँ पे उससे पहले हमने उसकी इंटीग्रिटी चेक करी थी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किस तरीके से आप ड्राइव की एक पूरी इमेज को बना सकते हो और किस तरीके से आप वहाँ पे उसको माउंट करके देन ईजिली उसको एक्सेस कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि इमेजिंग का किस तरीके से डिजिटल फॉरेंसिक्स में इमेज को बनाई जाती है और किस तरीके से वहाँ पे उसको एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम एक स्टेप अप जाएंगे और देखेंगे इसके बाद के प्रोसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको थोड़ा सा भी वैल्यू मिले इस वीडियो से, कमेंट डाउन बिलो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक एक कमेंट से। रिक्वेस्ट है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं सब्सक्राइब करने में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।